हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो आज से हम अपना क्लास 11th का जो पोर्शन है वो स्टार्टअप करने वाले हैं। तो बेसिकली मैं आप लोगों को फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर्स दूंगा। अपने स्कूल के लिए मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर्स आपको डिवोट करूंगा। तो जो हमारा वे ऑफ स्टडी है वो फोकस्ड होना चाहिए। कई लोग यहाँ पे इसलिए बैठे होंगे ताकि वो सीबीएसई के एग्ज़ामिनेशन को क्लियर अप कर सके। कुछ लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन को फोकस करके अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो सभी के लिए मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप सभी जो है क्लास 12 से थोड़ा ऊपर हो करके सोचिए कि क्या करना है आफ्टर 12th। तो उसी के बेसिस पे हमारा पूरा स्टडी होना चाहिए ये 2 साल का। ठीक है, 11th और 12th ये 2 साल जो है आप स्टडी करेंगे। आफ्टर 12th आपको क्या करना है उसको फोकस लेकर के। तो ये सोच तो आपने लिया होगा कि डेफिनेटली हमको या तो इंजीनियर बनना है या तो डॉक्टर बनना है आफ्टर 12th, इसीलिए हमने लिया है साइंस। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं n नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर अपार्ट फ्रॉम दिस टू। ठीक है, सारी की सारी भीड़ क्या है, यही 2 फील्ड में जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा मानना है लोगों का कि जो ज़्यादा प्रॉस्पेरस जॉब्स होते हैं, जो ज़्यादा सैलरी वाले जॉब होते हैं, जो ज़्यादा नामी जॉब होते हैं, वो इन 2 फील्ड से ही रिलेटेड है। ऐसा नहीं है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको काफ़ी अलग अलग चीज़ें मिलेगी। जहाँ पे आपको भीड़ कम मिलेगा, ठीक है, तो वहाँ भी आप अपना थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ी सी स्टडी की। ठीक है, तो आपको जो हमारा सेशन रहेगा पर्टिकुलरली जो है हम इनिशियली डील करेंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ फोकस से। धीरे धीरे अपने लेवल को हम इंक्रीज अप करते जाएंगे। तो जब भी हम स्टडी की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम छोड़ नहीं सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो सबसे फेमस है उसकी अगर बात करें तो क्या है, आप सभी जानते होंगे, ये नाम सुना होगा आपने, आईआईटी जेई। ठीक है, 2 फेज में इसके एग्जाम्स होते हैं। वन इज मेंस, और जो मेंस क्लियर कर लेता है उसे मौका मिलता है एडवांस में बैठने का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले मैं कुछ आपको डिटेल्स जो मैंने थोड़ा सा कलेक्ट किया है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। उसके बाद जो है हम अपने एकेडमिक स्टडीज की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन पेपर कैसा होता है, तो देखिए 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो देखिए इसमें 3 स्ट्रीम होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तीनों से 30 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन एंड 30 क्वेश्चन। ये 2 पैटर्न में पूछा जाता है। ये 25+5 तीनों का यही पैटर्न होता है। ठीक है, 25+5, 25+5, 25+5। ठीक है, मैथ्स के लिए नहीं कह सकते, बट फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये क्या है 25+5। 25 आपको ऑप्शनल दिया होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन, इनमें से कोई एक सही, और जो 5 क्वेश्चन होंगे वो न्यूमेरिक होंगे। आप न्यूमेरिकल पढ़िए, न्यूमेरिकल को एग्जैक्ट डेटा के साथ सॉल्व करिए। सपोज आंसर इज 450 किलो जूल, तो आपको एग्जैक्ट फिल इन द ब्लैंक्स में वही पुट करना है। इसके लिए आपको कोई 4 ऑप्शंस नहीं दिया होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो 4 मार्क्स ईच, ये 3 पार्ट, 25, 25, 25, तो टोटल कितना हो गया, ईच सब्जेक्ट ऑफ 100 मार्क्स। ठीक है, तो देखिए जो मेरा एक आकलन है ओवरऑल, ये आपको बता दूं कि कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए जो सबसे वीकेस्ट कड़ी होती है, ठीक है, एग्जामिनेशन का, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कह ले या फिर सबसे ज्यादा स्कोरिंग कह ले, मेरा ये मानना है कि वो केमिस्ट्री होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादा जो है कंसेप्चुअल चीजें नहीं होती। कंसेप्चुअल ऑब्वियसली सारा कुछ कंसेप्चुअल ही होता है, बट फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, दिमाग थोड़ा कम लगाना होता है। ठीक है, और न्यूमेरिक चीजें भी बहुत कम होती है। न्यूमेरिकल में अक्सर लोग फंसते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब इसके बाद कुछ आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये आप क्लियर करेंगे उसके बाद ही आप एडवांस में बैठ पाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं पूरा बताऊंगा कितने स्टूडेंट्स पर ईयर बैठते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब कॉलेज की बात कर ले
कितने कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, मेंस का एग्जाम देने के बाद, और उसके बाद आप एडवांस के लिए सेलेक्ट होते हैं, एडवांस का एग्जाम देने के बाद आपके पास कितने कॉलेजेस होते हैं। तो आई थिंक जितना मुझे याद है 24 IITs हैं, 32 NITs हैं, और 18 to 20 जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि IISCs, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा IIIT भी है, ठीक है, IIIT, आई थिंक IIIT 18 के आसपास, 18-20 के आसपास IIIT भी है, ठीक है, ये भी है। तो इनमें जो सबसे बेस्ट होता है, ये आपको मैं बता दूं, जो सबसे बेस्ट होता है, ये सारा का सारा देखिए, ये NIT को छोड़ दीजिए यहाँ से, ठीक है, और कुछ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दीजिए, IIIT को छोड़ दीजिए, ये जो IIT है, यहाँ पे आपको सिलेक्शन होगा कंप्लीटली बेस्ड ऑन द नंबर विच यू हैव स्कोर्ड इन योर एडवांस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। एडवांस में आपने कैसा किया है, उसके बेस में ही आपको IIT में एडमिशन मिलता है, ठीक है। NITs में आप मेंस के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी, IISc, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। तो आपको मैं बता दूं, रैंक 1 से लेकर के रैंक 50, नंबर 1 रैंक से लेकर के 50 रैंक तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी जो पसंद होती है वो IISc होती है, ठीक है, इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट। तो अगर आप चाहे तो यहां भी फोकस कर सकते हैं, ये फोकस करेंगे तो हो सकता है ये मिल जाए, ना तो ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो बेस्ट के लिए हमेशा फोकस करिए, हमेशा अच्छे के लिए फोकस करेंगे तो थोड़ा कम मिलेगा, ठीक है, मे बी, और एकदम कम नीचे वाला सोचेंगे NIT ही मिल जाए, तो फिर वही स्टेट वाला गवर्नमेंट कॉलेज में भी, ठीक है। तो ये बातें होंगी। अब इसके बाद कितने बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है, तो इसका एक मैं आपको डिटेल दे दूं कि जो आपका 2020 का पेपर हुआ था, 2020, अब तो देखिए अब क्या हो गया है, ये 2 फेज में, यानी कि हर 6-6 महीने में IIT मेंस और एडवांस का पेपर होता है, ठीक है, हर 6 महीने में। पहले ऐसा नहीं होता था, 19 तक साल में सिर्फ एक पेपर होता था, 2020 से अब ये 2 सेशंस में होने लगा है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, जो जनवरी का सेशन हुआ, क्योंकि अप्रैल का अभी होने वाला था बट वो कैंसिल हो गया, ठीक है, मे बी वो जुलाई में होगा, डेट तो आ गए हैं खैर उसके। तो जो जनवरी का सेशन हुआ था उसमें लगभग 9.24 लाख स्टूडेंट्स बैठे थे, और इतने ही जो है सॉरी, इतने ही बच्चे मान के चलिए अप्रैल वाले सेशन में भी बैठेंगे, मेंस के सेशन में, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 कर लीजिए, 18 लाख, ठीक है, 2020 के ये बच्चे हैं, ठीक है। 19 में कितने बैठे थे, तो 19 में भी 9.21 के आसपास, 9.21 लाख, ठीक है। अगर बात कर ले 18 की, तो 18 में अप्रॉक्स 10.4 लाख बच्चे बैठे थे, ठीक है। अगर बात कर ले 17 की, तो 17 में भी अप्रॉक्स आपका 12 लाख के आसपास बच्चे बैठे थे। तो यानी कि 10 लाख अप्रॉक्स मान ले आप, तो हर एग्जामिनेशन में 10 लाख बच्चे तो बैठते ही बैठते हैं मेंस के एग्जामिनेशन में। इस 10 लाख बच्चों में से लगभग 2.5 लाख जो है क्वालिफाई करते हैं फॉर द एडवांस एग्जामिनेशंस, ठीक है, यानी कि बचे हुए 7.5 लाख वहीं पे डंप हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, बहुत बड़ी लग रही है, लाखों में बात हो रहा है, लेकिन जो रियलिटी है वो ये है कि 70% स्टूडेंट्स, 70 क्या बोल लूं मैं, 80% स्टूडेंट, 90% स्टूडेंट, 90 तो नहीं कहना चाहिए, 80% आप मान लीजिए, लगभग जो 80% स्टूडेंट है वो बस ऐसे ही फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, ना पढ़ा लिखा कुछ नहीं, साल भर बस मम्मी पापा ने बोला क्या करना है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो जा IIT का फॉर्म भर दे, तो भर दिया उसने IIT का फॉर्म, ठीक है। तो वैसे बच्चे आपको मिलेंगे, तो यानी कि 10 लाख में से 8 लाख बच्चे तो वैसे ही हटा दो, ठीक है। तो जो पढ़ते हैं उनका डेफिनेटली एडवांस में सिलेक्शन हो ही जाता है, ठीक है, थोड़ा बहुत भी अच्छा करते हैं तो उनको NIT मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेस आपके ऊपर है कि आप किस तरह की स्टडी करते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा
चलिए ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो फिज़िक्स पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा नहीं, एक आपको मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन वाला बताया ना, तो 100 मार्क्स का यानी कि 25 क्वेश्चंस रहते हैं। सॉरी, मैंने आपको 30 बताया, 25 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। 20 आपका ऑप्शनल, 5 आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा न्यूमेरिक फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं फिजिक्स की। आज का जो हमारा सेशन है वो फिजिक्स पे बेस्ड है, तो उसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, क्लास 10th तक तो आप साइंस को कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते थे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। ऑल्दो आपके पास 3 टीचर्स अवेलेबल रहते थे कि फिजिक्स का कोई और पढ़ाएगा, केमिस्ट्री का कोई और पढ़ाएगा, बायो का कोई और पढ़ाएगा। लेकिन जब फाइनल एग्जामिनेशन आप देते थे तो वहां पे आपको तीनों के तीनों सब्जेक्ट एक ही पेपर में मिलता था, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होते थे। तो जो बेसिक लेवल होता था वो क्लास 10 तक होता था, ठीक है। फिर अब क्लास 11th से जो है चीजें थोड़ी अलग हो जाएगी, साइंस को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अच्छा, साइंस का मतलब क्या होता है? साइंस वर्ड का मतलब होता है नॉलेज। अब उस नॉलेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। 1 इज फिजिक्स, सेकेंड 1 इज केमिस्ट्री एंड थर्ड 1 इज बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स यानी फिजिकल चीजें, फिजिकल मैकेनिक्स, ये सारी की स्टडी होगी, ठीक है। केमिस्ट्री यानी कि केमिकल चीजों की स्टडी होगी, ठीक है। तो फिजिक्स की हमने बात की। अब फिजिक्स में भी आप देखेंगे कई बार जो है अलग अलग टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं हम फिजिक्स के लिए, ठीक है। तो फिजिक्स को भी कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक पार्ट होता है ऑप्टिक्स। मैं आपको पूरा बता देता हूं, ये पूरे के पूरे पार्ट जो है आपको 11th प्लस 12 दोनों में कंबाइंड फॉर्म में पढ़ना है, ठीक है। कुछ पार्ट आप क्लास 11th में देखेंगे, कुछ पार्ट जो है आप क्लास 12th में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, एक हो गया ऑप्टिक्स, एक हो गया मैकेनिक्स, ठीक है, एक हो गया आपका हीट, ठीक है, एक आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एक आपका हो गया थर्मोडायनेमिक्स। तो इस 5 पार्ट में आप पूरे फिजिक्स को डिवाइड अप कर लीजिए, ठीक है। मैकेनिक्स में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है काइनेटिक, एक होता है डायनामिक, ठीक है। काइनेटिक यानी कि मोशन की स्टडी, ठीक है। मैकेनिक्स यानी कि मोशन, ठीक है, मैकेनिक्स यानी कि मोशन। अब उस मोशन को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक मैंने बोला काइनेटिक, एक मैंने बोला डायनामिक, ठीक है। तो काइनेटिक यानी कि मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी काइनेटिक एनर्जी आपने सुना होगा वर्ड, यानी कि जो एनर्जी ड्यू टू मोशन होती है। तो काइनेटिक में भी आपको मोशन जैसी चीजों से रिलेट करना है। और डायनेमिक मतलब होता है उस मोशन का कॉज क्या था, ठीक है। यहां पे सिर्फ मोशन की बात करेंगे और डायनेमिक्स में मोशन के कॉज की भी बात करेंगे। क्यों ये वर्ड यूज हो जाता है, क्यों डायनेमिक्स में, ठीक है। ऑप्टिक्स क्या होता है? तो ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल आईज, इससे रिलेटेड जो चीजें होती है, आईज यानी कि सारी चीज घूम घाम के आएगी आपका लाइट के ऊपर, ठीक है। तो लाइट से रिलेट करने वाले फिनोमिनन्स, ठीक है, और उससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट, ये आपका ऑप्टिक्स में आता है। ऑप्टिक्स को भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 इज रे ऑप्टिक एंड अदर 1 इज वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में सिंपल जो लाइट है उसके रे नेचर की स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारा कुछ हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। फिर वेव ऑप्टिक्स में लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर होगा। लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर, 1 इज रे एंड अदर 1 इज वेव, ठीक है।
तो वेव नेचर में आप फिर 3 फिनोमिनन देखेंगे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारी चीजें जो है आप क्लास 12th में देखेंगे, ठीक है। मैकेनिक्स आप क्लास 11th में देखेंगे, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्लास 11th के फिजिक्स का। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर बात कर ले तो 50-50 का रेशियो बोलते हैं, कभी कभी ये 40-60 भी हो जाता है, या फिर 60-40, ठीक है। यानी कि 25 क्वेश्चन है तो 12-13 क्वेश्चन आपके क्लास 11th के पोर्शन से होते हैं, ठीक है, और उतने ही आपके क्लास 12th के पोर्शन से होते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स, अच्छा इसको मैंने एक साथ ही लिख लेते, थर्मोडायनेमिक्स और हीट, ठीक है। तो हीट से रिलेटेड थर्मोडायनेमिकल चेंजेस, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। तो ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो भी हम आजकल अपने डे टू डे लाइफ में मेटल्स यूज करते हैं या मटेरियल यूज करते हैं, इनका एक डायरेक्ट लिंक होता है हीट से। कहते हैं ना कि अरे फोन ज्यादा गर्म हो रहा है, यूज मत करो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर हीट का रेंज होता है, जिस रेंज में हमारे सारे डे टू डे लाइफ की चीजें यूज होती है। उससे ज्यादा हुआ तो दिक्कत, उससे कम हुआ तो दिक्कत, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, एक ही क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन क्योंकि बहुत फेमस है, आप लोगों ने बहुत पहले एक मूवी आई थी टाइटैनिक, वो देखा होगा, ठीक है। तो वो टाइटैनिक शिप क्यों डूब गया, ये एक रीजन आप लोग थोड़ा सोचिएगा, खोजने की कोशिश करिएगा, नेट में देखिएगा, जहां भी आपकी मर्जी है वहां देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद जब उसका आपको आंसर मिलेगा तो आप ये थर्मोडायनेमिक्स वाले वर्ड को इधर बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ेंगे। फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, ये अगेन आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरा जो फेवरेट टॉपिक है वो है क्वांटम फिजिक्स, ये मुझे बहुत पसंद है। क्वांटम फिजिक्स यानी कि जो कि रिलेट करता है एटॉमिक या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के साथ, यानी कि एटॉमिक या सब एटॉमिक पार्टिकल्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। रिलेटिव फिजिक्स, एक आपने रिलेटिविटी पढ़ा होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सुना होगा, वो क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, और मैकेनिक्स का कंबाइंड जो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिवली एक के रिलेशन में दूसरे की स्टडी, ठीक है। धीरे धीरे देखेंगे, एक एक चीज जो है हम क्लियर अप करते चलेंगे। तो ये हमने फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम थोड़ा सा डिटेल अपने क्लास 11th के जो कंटेंट है फिजिक्स का, उसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड में, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए पॉज करके। तो ये हमारे चैप्टर के नेम्स हैं, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। टोटल 15 आपको चैप्टर जो है देखने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर जो है इंट्रोडक्टरी है, टोटल आपको फिजिक्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्ट करवाएगा। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के पीछे स्टार्टिंग से किनका हाथ था, कौन कौन से साइंटिस्ट ने किस किस टाइप के लॉज दिए, और हमारे कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस नेचर में प्रेजेंट है। तो बेसिकली आपको जो इस चैप्टर से जानना है, ठीक है, बीइंग एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, आपको एक टेबल में दिया होगा साइंटिस्ट के नेम और उनके इन्वेंशंस, तो उसके बारे में आप एक नॉलेज रखें, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ठीक है। नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस हैं देखेंगे हम उस टॉपिक को, ये आपको जानना जरूरी है, बेसिक है क्योंकि, ठीक है। तो सिर्फ ये 2 टॉपिक जो है आपको फर्स्ट चैप्टर में देखना है। फिर सेकंड में आते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। फर्स्ट चैप्टर जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ नहीं आता इससे, ठीक है। सेकंड चैप्टर की बात कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बनता है
कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके फाइनल एग्जामिनेशन हो, अब अगर आप सीबीएसई के जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो आपका जो टर्म एग्जामिनेशंस होता है, मिड टर्म होते हैं, हाफ ईयरली होता है या एनुअल एग्जामिनेशन होता है, कंफर्म एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा सेकेंड चैप्टर से, ठीक है। यूनिट इन मेजरमेंट, और ये बहुत बेसिक है, इसके बिना आप पूरी फिजिक्स को नहीं समझ पाएंगे। इस चैप्टर में सिर्फ ये डिटेल दिया गया है कि जो डिफरेंट हम टर्म्स यूज करते हैं फिजिक्स में, उनका यूनिट क्या है, उन्हें कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है टर्मिनोलॉजी, ये चैप्टर जो है हमको जानना जरूरी है। थर्ड चैप्टर देखेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करते हैं तो उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो चेंजेस हैं, जो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, वो सारी चीजें हम देखेंगे थर्ड चैप्टर में। और यही चीज जो है अगर एक प्लेन में हो, यानी 2D की बात हो रही है, ठीक है, जहां पे मैं विड्थ के साथ साथ हाइट को भी कंसीडर करूंगा। किसी चीज को ऊपर से फेंका, वो नीचे गिरा, ठीक है। थर्ड चैप्टर में कोई साइकिल चला रहा था हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, ये स्ट्रेट आपका डायरेक्शन हो गया, ये स्ट्रेट मोशन हो गया। किसी पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, या फिर कोई ग्लाइडर था ऊपर से कूदा और वो नीचे ऐसा ग्लाइड करते हुए आ रहा है, तो यहां पे दो चीजें हो गई, एक हाइट का कंसिडरेशन और एक लेंथ का कंसिडरेशन। तो जब ये दो चीजें हम देखेंगे तो ये दोनों चीजें जो है आपका फोर्थ चैप्टर में कवर अप होगा। फिर आते हैं फिफ्थ चैप्टर की ओर, लॉज ऑफ मोशन। मोशन अगर कहीं पे भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ एकदम कंफर्म लॉज लगते ही लगते हैं, उन लॉज की हमको स्टडी करनी है। जब उन लॉज को हम समझेंगे उसके बाद ही मोशन के पूरे ब्रॉडर एक्सपेक्ट को हम बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो ये बेसिक है जो आप क्लास 11th में जानेंगे, लॉज ऑफ मोशन। सिक्स्थ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। जो भी हम करते हैं हमारी एनर्जी के हिसाब से वर्क, ठीक है, या फिर पावर का यूटिलाइजेशन। तो इस चैप्टर में हम वर्क, एनर्जी और पावर से रिलेटेड चीजें देखेंगे। 7 चैप्टर आते हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोटेशनल मोशन, ठीक है। अब हमने यहां पे तो देख लिया स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है या फिर प्लेन में मोशन हो रहा है, अब ये रोटेशनल मोशन है, इसकी स्टडी हम 7 चैप्टर में देखेंगे। फिर आता है 8th चैप्टर, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वर्ड आपने बहुत बहुत फैमिलियर है, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो हर वक्त मेरे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो इससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी हम देखेंगे। तो इसका भी एक ब्रॉडर एस्पेक्ट होता है, ठीक है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये ग्रेविटेशन हर चीज में लगता है, अर्थ पे, और अर्थ से अगर आप उठते हैं तो ऊपर आते ही आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा होता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जितने भी सैटेलाइट्स वगैरह है, दुनियादारी की चीजें, रॉकेट हो गया, एयरप्लेन हो गया, जो कुछ भी है जो अर्थ से ऊपर उठा, उसके ऊपर एक फोर्स तो लगना कंफर्म है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। लेकिन हमेशा नहीं, अंडर द विसिनिटी ऑफ सम काइंड ऑफ फोर्सेस, एक पर्टिकुलर एरिया में ही, ठीक है। उस एरिया को स्किप करेंगे तो ग्रेविटेशन लगना बंद हो जाता है और हम स्पेस में ऐसा घूमते रहते हैं। स्पेस में क्योंकि कुछ नहीं है, जहां मास वहां ग्रेविटेशन, ठीक है। और उस मास की विसिनिटी से हम निकल गए तो उस ऑब्जेक्ट के ग्रेविटेशन से हम निकल गए, ठीक है। फिर आते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप क्लास 12th के बाद इंजीनियरिंग परस्यू करते हैं तो इंजीनियरिंग का एक स्ट्रीम होता है मैकेनिकल, ठीक है, सॉरी मैकेनिकल। तो मैकेनिकल का पूरा जो बेस होता है वो ये चैप्टर होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉलिड का मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में जो 90% चीजें यूज करते हैं, गाड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, घोड़ा यूज नहीं करते, गाड़ी हो गया और भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, बैग हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, बैट हो गया क्रिकेट खेलने के लिए, सारी चीजें किससे बनी हुई है, सॉलिड से बनी हुई है। तो वो सॉलिड के मैकेनिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो मैंने बोला 80 to 90% चीजें जो हम यूज करते हैं वो सॉलिड हो गया, बाकी बचा हुआ 15-20% हो गया लिक्विड या फ्लूइड, जो फ्लो होता है, जो बहता है, उसकी जो है हम प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 10 में।
उसके बाद 11th में थर्मोडायनेमिक्स वाला जो पोर्शन था, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या मटेरियल। तो थर्मल प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे चैप्टर 11th में, ठीक है। देन थर्मोडायनेमिक्स की कुछ लॉज जो हर जगह पे एप्लीकेबल होते हैं, जहां पे भी हीट का कंसेप्ट आ गया, टेम्परेचर का कंसेप्ट आ गया, वहां पे एक टर्म हमेशा यूज होगा, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या डिटेल है ये सारा हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में। अब हमने 9 चैप्टर में सॉलिड की बात की, 10 में हमने फ्लूइड की बात करी, तो 13 में हम बात करेंगे गैस की। ये भी बहुत नेसेसरी है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, गैस है, और काफ़ी चीज़ें जो है हमारी डे टू डे लाइफ में गैस से रिलेटेड होती है। तो गैस की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या थ्योरी है गैस के पीछे, क्योंकि गैस इज द पार्टिकल ऑफ गैस इज ऑलवेज इन अ रैंडम मोशन। तो उस रैंडम मोशन जहां भी आ गया यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो इसके काइनेटिक थ्योरी की हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। देन 14th and 15 रिलेट्स विथ ऑसिलेशन एंड वेव, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, एक वेव कैसे प्रोपगेट करता है, ये सारी चीजें हम ये लास्ट के 2 चैप्टर में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये सारे चैप्टर्स जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 चैप्टर है, एक मैंने बोला हटा दो फिजिकल वर्ल्ड को, तो बच गए 14 में से 13 क्वेश्चन, यानी कि लगभग हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन यानी कि 4 नंबर होता है। एक नंबर से किसी भी स्टूडेंट का सिलेक्शन चूक जाता है, या एक नंबर से आप 1000 रैंक नीचे, 10,000 रैंक नीचे चले जाते हैं एक नंबर से सिर्फ, तो 4 नंबर तो बहुत होता है, ठीक है। ये मत सोचो कि सिर्फ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ाओगे, बिल्कुल एक क्वेश्चन यानी कि 4 मार्क्स, 4 मार्क्स यानी कि आप 40,000 बच्चों को भी छोड़ करके पीछे आगे बढ़ सकते हैं, इतना पावरफुल है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है सिलेबस है क्लास 11 का, नोट डाउन आप इसे कर लीजिए। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़े। चलिए ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। तो मैंने आपको बता दिया 2 चीजें ही बस इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक है आपका इंपॉर्टेंट तो सिर्फ एक ही है, दैट इज फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, जिसका कोई लेना देना नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल आपको जानना चाहिए। ये बेस है, आधार है। जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं ना, तो उस गड्ढे में ही हम पिलर वगैरह खड़ा करते हैं, उसके ऊपर बीम डालते हैं, फिर छज्जा, लेंटेन वगैरह वगैरह। तो वो जो गड्ढा खोद करके बीम खड़ा करने वाली बात है, तो वो गड्ढा खोदना क्या हुआ आपका, ये फंडामेंटल फोर्सेस हुआ, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले जो है हम एक वर्ड जहां से फिजिक्स आया है, दैट इज साइंस, क्या इसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? जो बातें साइंस के लिए सही होंगी वही हमारी फिजिक्स के लिए भी सही होंगी, ठीक है। तो साइंस क्या है, तो देखिए साइंस का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइंस इज अ स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन इन मच डिटेल एंड डेप्थ, ठीक है। सिंपली मैंने बोल दिया क्या है ये, स्टडी ऑफ। देखिए बहुत सारे डेफिनेशंस होते हैं अलग अलग, ठीक है, जो आपकी लॉजिक को एकदम सूट करता हो वो वाला डेफिनेशन। तो साइंस क्या है, जो भी नेचुरल फिनोमिनन्स हो रहे हैं, सूर्य क्यों उग रहा है, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, रात को अंधेरा क्यों हो जाता है, सुबह सवेरा क्यों हो जाता है, सन निकलता है तो चीजें मुझे क्यों दिखाई देने लगती हैं, और सन के डूबने के बाद वो चीजें गायब क्यों हो जाती हैं, मेरा बॉडी सॉलिड क्यों है, पानी पीता हूं लिक्विड क्यों है, एयर गैस क्यों है, ये सारी क्या है, नेचुरल फिनोमिनन है। इसकी स्टडी को ही हम कहते हैं साइंस, ठीक है। सो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन। इन मच डिटेल, ओह ठीक है। तो स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनन इन मच डिटेल इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। अब स्टडी करके क्या करेंगे,
ठीक है, स्टडी करने के बाद क्या करेंगे? टू प्रिडिक्ट नॉलेज, नॉलेज लेंगे, स्टडी करने के बाद क्या लेंगे? नॉलेज लेंगे, टू प्रिडिक्ट नॉलेज। और इस नॉलेज का क्या करेंगे हम? इस नॉलेज हमको साइंस ने, हमने नेचुरल फिनोमिनन्स की स्टडी की, वहां से हमको नॉलेज मिला। उस नॉलेज से हम क्या करेंगे? हम प्रिडिक्ट करेंगे, अंदाजा लगाना, प्रिडिक्ट यानी अंदाजा लगाना, मॉडिफाई करेंगे और कंट्रोल करेंगे किसी फिनोमिनन को। ठीक है, यानी कि नेचुरल फिनोमिनन की स्टडी करके नॉलेज को गेन करते हैं, जिसका हेल्प मैं करता हूं, लेता हूं किसी भी फिनोमिनन को प्रिडिक्ट करने में या मॉडिफाई करने में या कंट्रोल करने में। ठीक है, आई बात समझ में? क्या बोला मैंने? कि हमने एक स्टडी की कि हाँ यार, ये मई के महीने में या फिर जून के महीने में 15 से 20 तारीख के आसपास जो है छत्तीसगढ़ में बारिश होती है, पता है ना? 15 मई के आसपास जो है मॉनसून इंडिया में एंटर करता है, इंडिया में नहीं, छत्तीसगढ़ में एंटर करता है। ठीक है, मॉनसून बहुत पहले केरला के रास्ते से एंटर कर जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो 15 जून के आसपास, 10 to 15 जून आता है। अभी आप देख रहे होंगे कि आपके घर के आसपास जो है बहुत बारिश हो रही होगी। तो ये जो नेचुरल फिनोमिनन है, हमने उसकी स्टडी की, हर साल हमने डेटा को रिकॉर्ड किया, बहुत सारे नॉलेज को गेन किया, और उसके बाद हमने 2020 में, सपोज मैं 100 साल से ये सारा डेटा कलेक्ट कर रहा हूं, फिर 2021 में कब बारिश आने वाली है, इन डेटा के हेल्प से मैं प्रिडिक्ट करूंगा। ठीक है, या फिर किसी एरिया में बारिश हो रही है, किसी एरिया में नहीं हो रही है, ये सारी चीजें मैं एनालाइज करूंगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं, सब कुछ किससे रिलेटेड होता है? साइंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था साइंस जो है क्या है? एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, साइंस इज ए लैटिन वर्ड हुज मीनिंग इज नॉलेज, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये साइंस के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी ले लिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि सीधा सीधा अब हम जो है फॉरवर्ड करते हैं अपनी स्टडी को फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर। चलिए ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस, साइंस तो हो गया, चलो कितना जानोगे साइंस के बारे में। चलिए ठीक है, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में आते हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। अब ये फंडामेंटल फोर्सेस क्या होता है? फंडामेंटल फोर्सेस का मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो हर जगह कांस्टेंट है, लग रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी चले जाओ, इंडिया चले जाओ, फिर पाकिस्तान, फिर अमेरिका, या फिर कहीं चले जाओ अर्थ को छोड़ के मून पे, या फिर चले जाओ सन पे जल जाओगे, सन पे या किसी स्टार पे या वीनस पे, नेपच्यून पे, कहीं भी चले जाओ, वो फोर्सेस उसी नेचर के होंगे, उनका नेचर चेंज नहीं होता। ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस कहलाते हैं, जिनका नेचर कहीं भी चले जाइए चेंज नहीं होता। तो ऐसे जो फोर्सेस हैं वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन है वो? पहला होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक होता है ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं ये फोर्सेस और कहां कहां पे लगता है ये फोर्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है?
वो फोर्स, अब देखिए न्यूक्लियस का फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियस का फोर्स, न्यूक्लियर इसलिए वर्ड में यूज हुआ है। तो वो फोर्स जो कि न्यूक्लियस में लगता है वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहां पे, कहां पे, देखो किसी भी एटम का आप देखोगे न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर शेल्स में क्या रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपने क्लास 9-10 में एटम के बारे में एक आपको नॉलेज होगा, ठीक है, ऐसा ही होता है एटम। तो अब आपको तो ये पता है कि कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये फट से अट्रैक्ट कर लेंगे, होता है कि नहीं होता है, कहीं भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो क्या होगा, रिपल्शन, दूर भागेंगे। जैसे इसको पास लाने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ेगा, जैसे ही मैंने अपना हाथ हटाया ये फट से दूर। तो ऐसी क्या चीज होती है, अब देखिए यहां पे क्या है, बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं, सारे के सारे प्रोटॉन किस नेचर के हैं, पॉजिटिव नेचर के हैं। तो इनमें रिपल्शन होकर के ये प्रोटॉन छिटक करके बाहर क्यों नहीं निकल रहे, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया कहां है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके न्यूक्लियस में है, जहां पे दो प्रोटॉन्स एक दूसरे से न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कहां पे लगता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। फिर बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। तो आपने यह भी देखा होगा, कहीं आप हॉस्पिटल वगैरह कभी गए होंगे तो एक सेक्शन में लिखा होता है हैजार्डस एरिया डोंट एंटर विदाउट परमिशन, देखा है कभी, जहां पे, अच्छा एक्सरे रूम के बाहर लिखा होता है कि डोंट एंटर विदाउट परमिशन, क्यों, क्या हो जाएगा। तो देखिए वहां पे होता क्या है कि कुछ जो पार्टिकल्स है एटम को छोड़ करके निकल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स का कंसेप्ट है वो जो यूज होता है, ये होता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे, या फिर बीटा डीके कह ले, ठीक है, या फिर जो सन में कोल्यूशन होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के जो ब्लास्टिंग करते हैं, तो उस ब्लास्टिंग के टाइम पे जो एनर्जी और रेज निकलते हैं, डिकेइंग होती है, वो सारा वीक न्यूक्लियर फोर्स से रिलेटेड होता है। यानी न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स अट्रैक्टेड होते हैं बहुत ही वीक फोर्स से, थोड़ा सा भी एनर्जी मिला ये पार्टिकल बाहर, तो ऐसे फोर्सेस क्या कहलाते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। दो समझ में आया। जो लास्ट के दो हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो ये दोनों फोर्सेस मेरे ऊपर अभी भी लग रहे हैं और आप पे भी लग रहे हैं, आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पे भी लग रहे हैं और मुझ पे भी लग रहा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रो, देखो इसमें दो पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। अगर किसी पार्टिकल पे एट अ इंस्टेंट दोनों फोर्सेस लग रहे हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स भी लग रहा हो मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा हो, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। आगे आप और धीरे धीरे, ये सारी चीजें क्या है, बस इंट्रोडक्टरी, इसके बाद इसके अंदर की चीजें जो है आप जैसे जैसे आगे अपना 11th और 12th का स्टडी फॉरवर्ड करते जाएंगे ये चीजें और क्लियर अप होती जाएंगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों लग रही हो, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। एंड द थर्ड वन इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में सभी जानते हैं, द फोर्स विच एक्ट बाय द वर्च्यू ऑफ एनी मास, मास की वजह से एक फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब इसकी बात कर ले कि कौन कौन से फोर्सेस कितने स्ट्रांग होते हैं या कितना वीक होता है। तो एक आपको मैं इंफॉर्मेशन स्ट्रेंथ से रिलेटेड इनका देना चाहता हूं, ये लिख लीजिए, 1:10⁻⁻2 (10⁻13 (10⁻39). आई होप यही है आपका, ठीक है। ये मैंने क्या दिया है, डिटेल फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ,
इसी सीक्वेंस में है ना, ये ऐसा 1 2 3 4। यानी कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मैं 1 मान लूं तो वीक न्यूक्लियर फोर्स इससे क्या होगा, 100 टाइम्स वीकर होगा, 100 गुना उससे कमजोर होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इससे 10⁻13 टाइम्स वीकर होगा फर्स्ट वन से, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो सबसे वीकर होगा। तो अब आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्गेस्ट, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और ये सबसे कम स्ट्रेंथ के फॉर्म में। ये जो लास्ट के दो आपने देखा, इसका रेंज, अच्छा ये दोनों तो मैंने आपको बताया कि एक न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है, न्यूक्लियर के आसपास के रीजन, यानी कि इसका जो रीजन ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है, जितने रीजन में अपने आप को फील करवा पाता है वो बहुत कम, बहुत छोटा होता है, एकदम डेफिनेट होता है। लेकिन यहां पे मैं बात करूं इन दो फोर्सेस की, तो इनका रेंज जो है इनफाइनाइट होता है। तो ये टर्म मैं यहां पे लिख देता हूं, रेंज इन दोनों का इनफाइनाइट होता है, बहुत दूर तक ये क्या है, अपने फील्ड को महसूस करवाते हैं। कहीं भी आप चले जाइए स्पेस में, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्टरी पोर्शन आपका फर्स्ट चैप्टर में था। इतना ही आपको जानना है फर्स्ट चैप्टर में। तो जो है आई होप अब आपका थोड़ा थोड़ा क्या है बुक के साथ, अब क्योंकि आपने अभी तक तो आपकी क्लास 10th की रिजल्ट आई नहीं है, बट बहुत जल्द आ जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा क्या है अपने आप को आप वार्म अप करना स्टार्ट कर दीजिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो वाले बायो एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, सब में आप थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ये मेहनत धीरे धीरे रंग लाएगी, और बिल्कुल भी आप खाली मत बैठिएगा। अगर आपने फोकस, क्योंकि अगर आप साइंस आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको साइंस लेना है, तो अब ये 2 साल अब आपको एकदम पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ताकि जिंदगी भर आप आराम करो। ठीक है, सिर्फ 2 साल मेहनत करो ताकि आप जिंदगी भर आराम करो, ये रियलिटी है। और ये 2 साल आराम किए तो जिंदगी भर मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम सेकेंड चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू। और जो है आपको अगर रेगुलर क्या है कुछ चीज़ें, हमारे जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो है मैं वीडियोस आपके ग्रुप में अपलोड करता हूं, बट डायरेक्टली अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने कोई भी वीडियो अपलोड किया आपके पास डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा जैसे ही यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड होता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।